उन्होंने सेंट स्टीफन कॉलेज जयशंकर का करियर कोई एक रात की सफलता नहीं है। उन्होंने 1977 बुडापेस्ट और प्राग जैसे अलग अलग देशों में 2015 में सबको हैरान करते हुए बनाया गया, तो ये एक और सरप्राइज था। डोकलाम स्टैंड ऑफ से पहले उन्होंने ओबामा प्रशासन के बाद में कश्मीर के पहलगाम हमले के अफगानिस्तान इवैक्यूएशन में 2021 के समय जयशंकर ने उन्होंने वेस्टर्न कंट्रीज के दबाव के बावजूद इस किताब में उन्होंने भारत की गोंगजू जो एक डिस्प्यूटेड एरिया है इंडिया चाइना बॉर्डर पर, उन्होंने जयशंकर को जयचंद शंकर तक बुलाया। 19 में भारतीय सरकार द्वारा पद्मश्री एक बदलते हुए भारत की गाथा है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक डिप्लोमेट कैसे एक देश की किस्मत बदल सकता है? एक ऐसा चेहरा जो पर्दे के पीछे रहकर बड़े बड़े ग्लोबल फैसले लेता है और फिर सामने आकर भारत को दुनिया के मंच पर एक नया मुकाम दिलाता है। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर एस जयशंकर की, एक ऐसे डिप्लोमेट जो अब सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि भारत की बदलती विदेश नीति का प्रतीक बन चुके हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव तिवारी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म सक्रिय भारत पे। आ चुका है एक नया शुक्रवार, एक नई केस स्टडी और मैं चलिए शुरू करते हैं। सुब्रमण्यम जयशंकर का जन्म 9 जनवरी 1955 को नई दिल्ली में हुआ था। उनके पिता डॉक्टर के सुब्रमण्यम भारत के एक प्रसिद्ध स्ट्रेटेजिक अफेयर्स विशेषज्ञ और सिविल सेवक थे। इसका मतलब है कि जयशंकर को बचपन से ही पॉलिटिक्स, स्ट्रेटजी और इंटरनेशनल रिलेशंस का ज्ञान विरासत में मिला था। तमिल ब्राह्मण परिवार से संबंधित जयशंकर ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा दिल्ली के एयरफोर्स स्कूल और बेंगलुरु के मिलिट्री स्कूल से प्राप्त की। उन्होंने सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली से केमिस्ट्री में ग्रेजुएशन करी, फिर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जेएनयू दिल्ली से पॉलिटिकल साइंस में एमए, एमफिल और पीएचडी की, जिसमें उनका विशेष क्षेत्र न्यूक्लियर डिप्लोमेसी था। जयशंकर का करियर कोई एक रात की सफलता नहीं है। उन्होंने 1977 में इंडियन फॉरेन सर्विस आईएफएस ज्वाइन किया। शुरुआती दौर में उन्होंने मॉस्को, वाशिंगटन डीसी, बुडापेस्ट और प्राग जैसे अलग अलग देशों में काम किया। ये वो दौर था जब उन्होंने ग्राउंड लेवल पर डिप्लोमेसी को समझा, अलग अलग कल्चर्स को जाना और इंटरनेशनल रिलेशंस की बारीकियों को सीखा। 2015 में सबको हैरान करते हुए उन्हें फॉरेन सेक्रेटरी नियुक्त किया गया, जबकि उनसे सीनियर कई और ऑफिसर्स थे। ये उनकी क्षमता और पीएम मोदी का उन पर विश्वास दर्शाता है। फॉरेन सेक्रेटरी के रूप में उन्होंने भारत की विदेश नीति को नई दिशा दी, विशेष रूप से नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और एक्ट ईस्ट पॉलिसी को आगे बढ़ाया। 2019 में जब उन्हें एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर बनाया गया तो ये एक और सरप्राइज था। एक करियर डिप्लोमेट को सीधा कैबिनेट मिनिस्टर बनाना ये अपने आप में एक मिसाल है। इससे ये साफ हो गया कि पीएम मोदी उनके क्षमताओं और ग्लोबल रिलेशन की उनकी समझ पर कितना भरोसा करते हैं। हर असाइनमेंट ने उन्हें और मजबूत बनाया। अगर हम बात करें उनके विदेशी सेवा में सफर की, तो वो 1979 से लेकर 2019 तक वो कई देशों में काम करने गए, जैसे मॉस्को यूएसएसआर में 3rd सेक्रेटरी की भूमिका में काम किया। उसके बाद 1985 से 88 तक वाशिंगटन डीसी में फर्स्ट सेक्रेटरी रहे। फिर 1988 से 90 तक श्रीलंका में इंडियन पीस कीपिंग फोर्स। इसके अलावा 1990 से 93 तक बुडापेस्ट हंगरी में कमर्शियल काउंसलर के रूप में इंडिया का प्रतिनिधि रहे। फिर 1996 से 2000 तक टोक्यो जापान में डिप्टी चीफ ऑफ मिशन रहे। इस दौरान इंडिया जापान रिश्ते सुधारने में योगदान दिया। 2000 से 2004 तक चेक रिपब्लिक के एम्बेसडर बने। 2007 से 9 तक सिंगापुर के हाई कमिश्नर एम्बेसडर रहे। इस समय उन्होंने कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट CECA पर काम किया, जिसने भारत सिंगापुर के बीच व्यापार बढ़ाया। 2009 से 13 तक चाइना में सबसे लंबी अवधि तक एम्बेसडर रहे। बीजिंग में उन्होंने भारत चाइना के बीच व्यापार, संस्कृति और बॉर्डर मुद्दों पर बातचीत संभाली। उन्होंने कई सीमा विवादों और द्विपक्षीय मुद्दों को हैंडल किया। डोकलाम स्टैंड ऑफ से पहले कई मौके आए जहां उनकी कूटनीति ने बड़े संकटों को टाला। उन्होंने चाइना के साथ असर्टिव डिप्लोमेसी का एक तरीका बनाया, जहां भारत अपने हितों पर अडिग रहा। 2013 से 15 यूनाइटेड स्टेट्स के एम्बेसडर रहे। इस दौरान उन्होंने भारत अमेरिका रिश्ते आगे बढ़ाने में योगदान दिया। उन्होंने ओबामा प्रशासन के बाद भारत यूएसए न्यूक्लियर डील को आगे बढ़ाया और दोनों देशों को बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को गहरा किया। यूट्यूब पर आप उनकी स्पीचेस और इंटरव्यू भी देख सकते हैं जो उन्होंने यूएस में दिए। 2015 से 18 तक फॉरेन सेक्रेटरी विदेश सचिव की जिम्मेदारी निभाई। उसी दौरान उन्होंने 2005 के इंडिया यूएस सिविल न्यूक्लियर डील 123 एग्रीमेंट के अंतिम चरण में भारत की तरफ से नेतृत्व किया। 2018-19 में प्राइवेट सेक्टर टाटा ग्रुप में ब्रीफ अवस्थान के बाद मई 2019 से जयशंकर फिर से सरकारी सेवा में वापस आ गए। वर्तमान में वो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं जो मई 30, 2019 से बने हुए हैं। उन्होंने राज्यसभा के लिए गुजरात से दायित्व लिया है। फिर आता है इनका देश के लिए भूमिका और योगदान। प्रवासी भारतीय एवं ASEAN सिंगापुर में हाई कमिश्नर के दौरान उन्होंने CECA लागू किया, जिससे भारत का ट्रेड सिंगापुर में बढ़ा। वहां उन्होंने भारतीय प्रवासी भाई बहनों के लिए प्रवासी भारतीय
दिवस और IIM पैक्ट प्रोग्राम को भी बढ़ावा दिया। फिर आता है अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नेतृत्व, SCO शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मंत्रिमंडल में जयशंकर ने 2025 के SCO बैठक में कश्मीर के पहलगाम हमले की कड़ी निंदा करते हुए आतंकवाद के खिलाफ कठोर विरोध किया। उन्होंने विदेश मंत्री से टेररिज्म की वजह से होने वाली दिक्कत और सिचुएशन को मिटाने की अपील की। उसके बाद अफगानिस्तान इवैक्यूएशन में 2021 के समय जयशंकर ने इंडिया के लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने को हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी बताई। उन्होंने बताया कि तालिबान के साथ सहयोग से 565 लोगों की सुरक्षित घर वापसी हुई है। फिर अक्टूबर 2024 में जयशंकर ने बताया कि भारत और चाइना ने लद्दाख के पेट्रोलिंग स्केड्यूल पर समझौता किया, जिससे 2020 जैसा शांति बनी रही। 2025 में उन्होंने चाइना जाके शी जिनपिंग को मुलाकात में भारतीय राजनीतिक नेताओं के संदेश पहुंचाए और 9 महीने में रिश्ते में सुधार के लिए प्रयास किया। उन्होंने विदेशी मंत्रिमंडल के बाद कहा कि पड़ोसी चाइना के साथ स्थायी और समर्थक संबंध हम सब के हित में ही है। विदेश नीति के दिशा मल्टी अलाइनमेंट, जयशंकर ने मल्टी अलाइनमेंट पॉलिसी को आगे बढ़ाया, जिसमें भारत ने एक साथ अमेरिका, चाइना, रशिया, यूरोप पड़ोसियों से रिश्ते को संभालना सीखा। उन्होंने अपनी किताब द इंडियन वे में लिखा है कि ये समय है अमेरिका से जुड़ने का, चाइना को संभालने का, यूरोप को साथ बनाने का, रशिया को अस्वस्थ करने का, जापान को खींचने का, पड़ोसियों को अपनी तरफ लाने का। यही दृष्टिकोण भारत की वरिष्ठ बाहरी नीति को आज के युग में आकर्षक बना रहा है। यहाँ तक कि रशिया यूक्रेन वॉर कॉन्फ्लिक्ट में भारत ने एक संतुलित बैलेंस स्टैंड लिया है। जयशंकर ने कई बार स्पष्ट किया है कि भारत शांति चाहता है और डायलॉग के थ्रू समस्या का हल ढूंढना चाहिए। उन्होंने वेस्टर्न कंट्रीज के दबाव के बावजूद रशिया से तेल खरीदने के भारत के फैसले का मजबूती से बचाव किया है, ये कहकर कि ये भारत के राष्ट्र हित में है। इस पर उनके कई स्पीचेस और इंटरव्यूज यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं। फिर है क्वाड और इंडो पैसिफिक में शांति और स्थिरता के लिए एक इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म मानते हैं। उन्होंने इस क्षेत्र में चाइना के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने के लिए भी कहा है, बिना किसी देश का नाम लिए। फिर आता है ग्लोबल साउथ की आवाज। जयशंकर ने लगातार ग्लोबल साउथ विकासशील देशों की आवाज को बुलंद किया है। उन्होंने उनके मुद्दे जैसे क्लाइमेट चेंज, डेट क्राइसिस, फूड सिक्योरिटी को इंटरनेशनल फोरम पर उठाया है। हमारे फॉरेन मिनिस्टर डिजिटल डेमोक्रेसी और पब्लिक डिप्लोमेसी भी यूज करते हैं। वो सोशल मीडिया का बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल करते हैं, ट्विटर पर वो एक्टिव रहते हैं और कई बार अपनी बातों को सीधा जनता तक पहुंचाते हैं। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज और इंटरव्यूज भी बहुत इंफॉर्मेटिव और एंगेजिंग होते हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी के कई पल, सीख, एक्सपीरियंस अपनी किताबों में लिखे हैं, जैसे वाई भारत मैटर्स और द इंडिया वे, स्ट्रेटजीज फॉर अनसर्टेन वर्ल्ड। इस किताब में उन्होंने भारत की विदेश नीति पर अपने विचार और भविष्य की दिशा को लेकर इनसाइट दिए हैं। ये किताब उनकी सोच को समझने का एक बेहतरीन तरीका है। वो इंग्लिश HINGLISH का भी प्रयोग करते हैं, जिससे वो आम जनता के और करीब हो जाते हैं। अब सवाल ये है कि इतने दिग्गज इंसान की जिंदगी में कोई कंट्रोवर्सी है या नहीं, आइए जानते हैं। जयशंकर ने कांग्रेस की प्रचार राजनीति को चुनौती दी है। उन्होंने बताया कि चाइना के द्वारा 1958 से 62 में इंडिया के जमीन पर कब्जा नेहरू के टेन्योर में हुआ था और कांग्रेस की टाइमलाइंस को ठीक तरीके से समझाना चाहिए। उन्होंने राहुल गांधी के बयान पर टिप्पणी करते हुए कहा कि पहलगाम हमले ने लोगों को बहुत दुख पहुंचाया, जबकि कांग्रेस लोंगजू, जो एक डिस्प्यूटेड एरिया है इंडिया चाइना बॉर्डर पर, 1958 में चुरा लिया गया हिस्सा जैसे मुद्दों को भूलती जा रही है। कांग्रेस पार्टी ने जयशंकर पर तेज आक्रमण किया है। राहुल गांधी ने 2025 में कहा कि भारत की विदेशी नीति गिर चुकी है और जयशंकर को जवाब देने को कहा। उन्होंने जयशंकर को जय चंद शंकर तक बुलाया और कहा कि भारतीय हितों को नुकसान पहुंचाने जैसी बातें भी करी हैं। जयशंकर की कड़ी भावुकता से जवाब मिला। MEA ने स्पष्ट किया कि उनके ऑपरेशन सिंदूर संदर्भ में दिए गए बयान को गलत ढंग से प्रदर्शित किया जा रहा है। कांग्रेस ने जयशंकर के ऑपरेशन सिंदूर बयान पर भी आरोप लगाया की सरकार ने पाकिस्तान को एडवांस सूचित किया, जो मीडिया में तूफानी चर्चा बन गया, लेकिन MEA ने इसे प्री कंसीव्ड रिप्रेजेंटेशन बताते हुए टिप्पणी की। इन सब के बाद भी जयशंकर को 2019 में भारतीय सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया, तो उनकी सरकारी और लेखनी यात्रा का प्रमाण है। डॉक्टर एस जयशंकर की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की सफलता नहीं, बल्कि एक बदलते हुए भारत की गाथा है। उन्होंने अपनी कूटनीति से न केवल देश को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर स्थापित किया है, बल्कि ये भी दिखाया है कि कैसे एक देश अपने हितों को सर्वोप्रिय रखकर ग्लोबल चुनौतियों का सामना कर सकता है। जब हम उन्हें विदेश मंत्री के रूप में देखते हैं तो हमें एक ऐसा भारत दिखता है जो आत्मनिर्भर है, अपने फैसले खुद लेता है और दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बना रहा है। उनकी यात्रा अभी भी जारी है और आने वाले समय में भारत की विदेश नीति में उनकी भूमिका और भी महत्वपूर्ण होने वाली है। पर अब सवाल ये है कि क्या आपको लगता है कि डॉक्टर जयशंकर के नेतृत्व में भारत सच में एक ग्लोबल शक्ति बन जाएगा या नहीं? अपने ओपिनियन कमेंट में लिखो और ऐसे केस स्टडीज के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए मैं चलता हूँ। जय हिंद, जय भारत।